हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ डीके। दैट मीन्स की रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन क्या है बच्चों? हमारे पास ना यूरेनियम, थ्योरियम ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, खुद में से अल्फा, बीटा या गामा की रेडिएशंस को इमिट करते हैं। अगर ये इमिशन नेचुरल होता है तो इसे कहा जाता है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन। लेकिन सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स को हमें बम्बार्डमेंट करवाना पड़ता है इन्हीं मॉलिक्यूल्स के, इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर। जो यूरेनियम और थोरियम के जो एलिमेंट्स थे, अगर हमें इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा करके इमिशन करवाना शुरू किया है तो इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट खुद में से क्या करता है, अगर रेडिएशंस को इमिट करता है तो इसे क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एलिमेंट्स emits radiation, जब भी एलिमेंट क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। कौन सी रेडिएशन? ऑफ अल्फा, बीटा या फिर गामा की रेडिएशंस को इमिट करते हैं। इट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, डीके का मतलब क्या होता है बच्चों? खत्म होना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो चीजें हैं, वो जो एलिमेंट हैं, वो क्या हो जाते हैं, या तो डिसइंटीग्रेट या फिर क्या हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके का मतलब क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं, एट दैट टाइम क्या होगा, उसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाएगा। और ये हमारे पास कितने टाइप का है? दो टाइप का। तो पहला कौन सा है? नेचुरल डीके। नेचुरल डीके, और नेचुरल डीके का मतलब क्या है, व्हेन एलिमेंट्स लाइक, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, व्हेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और थोरियम, कि यूरेनियम और थोरियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं स्पॉन्टेनियसली emits radiations or particles like अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स, कि जब भी क्या करते हैं वो एलिमेंट जो स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, रेडिएशंस या पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, इज नोन एज नेचुरल डीके। उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल डीके कहा जाता है। मतलब कि उनको डिसइंटीग्रेट होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ लोगे अच्छे से। आफ्टर दैट मेन पॉइंट ये कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने रिएक्टेंट के बारे में, कि रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हमें उसकी रेट कैलकुलेट करनी थी कि किस रेट से, या किस फर्स्ट ऑर्डर को या सेकंड ऑर्डर की किस ऑर्डर को वो रिएक्शन फॉलो करती है। और ऐसा ही कुछ इसमें भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि यूरेनियम है, वो क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिसोशिएट होता है, टूटता है। इसका मतलब रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो हमें इसका भी तो क्या कर सकते हैं, रेट तो कैलकुलेट कर सकते हैं या ऑर्डर पता लगा सकते हैं। इसलिए हम इसके बारे में इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट एक और है, वो आपके पास क्या होता है, आर्टिफिशियल डीके और डिसइंटीग्रेशन। व्हेन डीके is done by the bombardment when disintegration is done by the bombardment of subatomic particles
सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज नोन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। कि जब डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस नहीं था, एट दैट टाइम जब डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस नहीं था, हमने कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उस पे क्या करवाया, बम्बार्डमेंट करवाया। आपने देखा होगा कि हम न्यूट्रॉन्स को टकराते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस में क्या निकलती है, एनर्जी का रेडिएशन होता था, हमने 10th क्लास में पोर्शन पढ़ा था। तो अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर हम बम्बार्डमेंट करवा करके उसको पार्टिकल्स में या टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाते हैं उसके, तो उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल डीके कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या चेक किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि द rate of decay of a radioactive substance, rate of decay of a radioactive substance depend upon the undecayed particles कि जो रेट होती है किसकी, दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए आपके पास 2 ग्राम क्या था, यूरेनियम था, आफ्टर दैट अगर उसमें से 1 ग्राम डीके हो गया, अगर आप इसकी रेट को कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, उस 1 ग्राम से आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते जो डीके हो गया। जो अनडीकेड पार्टिकल्स आपके पास पड़े हैं, जो अनडीकेड सब्सटेंस आपके पास पड़ा है, सब्सटेंस लिख सकते हो, उससे आप क्या करोगे, उसकी रेट को कैलकुलेट करोगे। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितने अनडीकेड पार्टिकल्स उस पे पड़े होते हैं। हेंस इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेंस इट फॉलोज, ये क्या करता है, फॉलो करता है किसको, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये याद रखना बात कि हमेशा क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अब चाहे वो आपके पास यूरेनियम हो, चाहे किसी का प्रेजेंस हो, चाहे ना हो, रेडियो एक्टिव डीके चाहे किसी भी टाइप का हो, ये हमेशा क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो हम इसकी इक्वेशंस के बारे में, हाफ लाइफ और एक नया पॉइंट आएगा एवरेज लाइफ, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे आते हैं न्यूमेरिकल और वो आते हैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पे। और यहाँ से बात क्लियर होगी सारी कि जितने भी क्या होते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो। तो हमने देखा कि लेट किया एन नोट क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और वो भी कब है, जब t इक्वल्स टू 0 था। मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिए, n नोट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और आफ्टर दैट क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कब, जब टाइम कितना है आपके पास, t था। दैट मीन्स कि t टाइम पे n पार्टिकल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और वहीं पर t इक्वल जब 0 था तो इनिशियल कितने एलिमेंट थे हमारे पास, n नोट के इक्वल दे रखे थे। तो आई होप इतना तो क्लियर होगा। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, n के, क्योंकि t टाइम के बाद हमारे पास जितने बच जाते हैं उसी पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। रेट उसी पर क्या करेगी, डिपेंड। दैट मीन्स माइनस, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन बोल लीजिए या एलिमेंट्स के नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n के। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि माइनस का डी एन अपॉन डी टी इक्वल किसके आएगा,
के इंटू में एन के। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करते हैं। मैं सोल्व नहीं करके बताऊंगा क्योंकि पिछली क्लास में हमने ये सीख लिया था कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि आफ्टर इंटीग्रेशन हमें मिलेगी के की वैल्यू, जो अगर आपको याद है तो मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक बार लिख देता हूं, वो थी हमारे पास k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। आफ्टर दैट क्या था लोग, और यहाँ था ए नोट अपॉन में क्या था आपके पास ए, मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन हमने क्या किया था उसका यूज किया था। तो अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेम इक्वेशन आपको क्या मिलेगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, फिर क्या आएगा लोग, यहाँ क्या होगा आपके पास एन नोट अपॉन में क्या होगा एन। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए। और हमने अगर ऐसा ले लें कि इनिशियल आपके पास हैं ए, टी टाइम के बाद कंज्यूम हुए x, तो रिमेनिंग कितने हैं a माइनस एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लोग, स्टार्टिंग में कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट a है। अगर ये नहीं दिया कि टी टाइम के बाद कितने बचते हैं, ये बोल रहा है कि टी टाइम पर इतने कंज्यूम हो गए, तो रिमेनिंग कितने होंगे, स्टार्टिंग में a थे x कंज्यूम हो गए, मतलब टी टाइम पर कितने होंगे हमारे पास a माइनस एक्स के इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों बातें, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अगर हम इसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या करें, हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, तो आपने देखा था कि हाफ लाइफ का मतलब क्या था। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब t किसके इक्वल होता है t हाफ के, और जो n होता है वो किसके इक्वल होता है n नोट अपॉन में 2 के इक्वल। इसको सोल्व भी किया था और हमने एक वैल्यू निकाली थी कि t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन किसके था k के, मतलब t हाफ का वैल्यू कितना होगा 0.693 अपॉन k के इक्वल आएगा। इतने सेकंड क्या होगा उसका हाफ लाइफ, ये पीछे कर चुके हैं। लेकिन जो मेन बात है वो है एवरेज लाइफ। और फॉर डीके के लिए आपको क्या करनी है, एवरेज लाइफ बतानी है। अब बात ये है कि सर ये एवरेज लाइफ क्या है। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस का फाइनाइट टाइम हमें पता नहीं होता, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कितनी देर में कंप्लीट रिएक्टेंट क्या कर लेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और रेडियो एक्टिव की अगर बात करें तो ये रिएक्शन घंटों या मिनटों में नहीं होती, ये रिएक्शन महीनों चलती है। इसका मतलब हम अगर इनके लिए टाइम की बात करें तो हम इनका फाइनाइट टाइम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट होते ही रहते हैं ऑलमोस्ट। इनको एंड करना एक फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम देते हैं, फाइनाइट टाइम में ये कंप्लीट होती ही नहीं है। समझ में आई बात ये, इसका मतलब हम उनका एग्जैक्ट टाइम तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहता कि यूरेनियम जो है उसका टी हाफ अगर 3 घंटे है, तो आप फुल टाइम बताने में क्या बोलोगे कि सर 6 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 घंटे तक तो क्या था, रिएक्टेंट भी तो ज़्यादा था। समझ में आई बात ये, लेकिन अब रिएक्टेंट हाफ हो गया तो रेट डिक्रीज होगा, मतलब डिसइंटीग्रेशन अब धीरे धीरे होगा। तो अगला जो आधा पोर्शन बच चुका है वो जरूरी नहीं कि 3 घंटे में ही पूरा हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें पता था कि कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो रेट भी ज़्यादा था, 2-3 घंटे जितने लिए उसने। लेकिन अब तो कंसंट्रेशन कम हो गया तो रेट भी कम है, इसका मतलब अब उसको टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो हम चीज़ों की कंप्लीट इन डिसइंटीग्रेशंस की मान लीजिए या रेट ऑफ रिएक्शंस की हम कंप्लीट लाइफ कैलकुलेट नहीं करते, हम उनकी निकालते हैं हाफ लाइफ। लेकिन एवरेज लाइफ कैलकुलेट की जाती है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए। और एवरेज लाइफ क्या होती है, इसको टी एवरेज लिखा मैंने, एवरेज लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कि जो एवरेज लाइफ हम का मतलब तो समझे ना कि ऑलमोस्ट हम ना एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि वो इतनी होगी, और वो किसके इक्वल होती है बेटा 1.44 इंटू टी हाफ। टी हाफ की कितनी टाइम्स होती है, 1.44 टाइम्स लेते हैं, मतलब कंप्लीट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स लगती है।
लेकिन एवरेज क्या होगी, हम उसकी 1.44 देते हैं। तो आप ना थोड़ा सा सोचो कि अगर हाफ क्या है, इतना है, तो इसका मतलब एवरेज तो क्या होता है, बीच का, तो हाफ तो पहले ही बीच में है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये रिएक्शन, आगे की जो रिएक्शन है वो हाफ टाइम में नहीं होगी, उससे ज़्यादा टाइम में होगी, तभी एवरेज 1 से बढ़ करके कितना है, 1.44 है। ठीक है ना। तो एवरेज टाइम क्या होता है, 1.44 टाइम्स होता है किसके, टी हाफ की वैल्यू के। वैसे इसको कैलकुलेट कैसे किया गया था, कैलकुलेट होता है 1/k से। टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/k, और k का वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, कितना आएगा, ये आएगा 1/k का वैल्यू ना 0.693 अपॉन टी हाफ, जो चला गया मल्टी के अंदर। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 1.44 के। तो आई होप कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्लियर है। आप इस पे न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, एक दो न्यूमेरिकल जरूर करके देखना कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि आसान सा पोर्शन है, आपको इनिशियल मतलब n दिया जाता है, आफ्टर दैट टी टाइम के बाद या तो कंजप्शन दिया जाता है या फिर आपको जो टोटल बचते हैं वो दे दिए जाते हैं, और पूछा क्या जाता है, सिर्फ इतना पूछते हैं कि टी हाफ क्या है, k का वैल्यू क्या है, और ऑर्डर तो हमेशा ही क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। याद रखना ये, अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन दे दे और आपको लगे कि वो डीके की रिएक्शन है, तो आपको ऑप्शन तो देखने ही नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑलवेज इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए